न्यूज़पेपर हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 5 को डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप जो पार्ट 2 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे पार्ट 2 में दिया गया है, उसमें देखेंगे हम आर्टिकल 5 में कैसे डोमिसाइल का यूज़ होता है और किस कंडीशन पर, जब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो किस कंडीशन पर सिटीजनशिप दी जाती है। हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के बारे में, और डिस्कस हमारे द्वारा किया जाएगा अदर आर्टिकल को जो आज के न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली चीज़ हम देख लेते हैं फ्रंट पेज पर क्या क्या न्यूज़ आई हुई है। देखो पहली न्यूज़ ये इम्पॉर्टेंट है, क्या हुआ है, 8 फेयर डेड 32 इंजर्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट इन आंध्र प्रदेश। क्या हुआ है, 2 ट्रेन आपस में कोलाइड कर गई, जिससे क्या हुआ, विशाखापट्टनम में बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए और 8 लोगों की डेड हो गई। ये दुखद दुर्घटना आंध्र प्रदेश में हुई। तो ये जो वेदर कंडीशन चेंज हो रही हैं, विंटर आ रही है और अदर रीज़न जो लैप्सेस हैं हमारे रेलवे सिस्टम में, उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ये मेंस के लिए हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हमें पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में ये घटना हुई है तो आंध्र प्रदेश का बॉर्डर किस किस स्टेट से मिलता है, आंध्र प्रदेश में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। अक्सर यूपीएससी वो टॉपिक उठाती है जो स्टेट बहुत ज़्यादा चर्चा में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। अगला आर्टिकल जो है वो ब्लास्ट हुआ है कोची में। कोची में क्या हुआ है, एक कम्युनिटी है जो ज्यूज की सेक्ट है, जेहोवा विटनेसेस। जेहोवा विटनेसेस में क्या किया गया है कि एक बंदे के द्वारा मतलब कहा गया है कि डोमिनिकन मार्टिन, देखो डोमिनिक मार्टिन ने ये कहा है कि जो ये जेहोवा विटनेसेस हैं, ये जेहोवा विटनेसेस क्या करते हैं, नेशनलिज्म को नहीं मानते हैं। मतलब उस बंदे का ये कहना है कि जेहोवा विटनेस जो सेक्ट क्रिश्चियन से निकला है, देखो क्रिश्चियन से कुछ सेक्ट निकले हैं। आप देखो यहाँ एक चीज़ अच्छे से समझ लो, क्रिश्चियनिटी जब इवॉल्व हुई उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सेक्ट निकले, जैसे प्रोटेस्टेंट इथिक्स, जैसे हम पढ़ते नहीं है सोशियोलॉजी में, प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो प्रोटेस्टेंट जो है वो प्रोटेस्टेंट एक सेक्ट है, किसका, ये प्रोटेस्टेंट सेक्ट है हमारे क्रिश्चियनिटी का, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट। और अगले जो है ये हमने अगला जो जेहोवा विटनेसेस के बारे में देखा, तो जो JW जो है ये भी एक क्रिश्चियनिटी का सेक्ट है, ये न्यूयॉर्क से इवॉल्व हुआ था, जेहोवा विटनेसेस। देखो यहाँ पर लिखा है जेहोवा विटनेसेस। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये लोग जो है अपने कुछ रूल्स रखते हैं। देखो जो केस हुआ था नेशनलिज्म के सिंगिंग वाला, उस केस में भी जो नेशनल सॉन्ग के ऊपर इन्होंने आपत्ति जताई थी, क्योंकि ये नेशनल सॉन्ग सिंग नहीं करते हैं। केरला में ये रहने वाले मैक्सिमम इंडिया में केरला में रहते हैं, अदर पार्ट में भी रहते होंगे, इंडिया में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं, तो ये नेशनल सॉन्ग्स पर उठते नहीं हैं। ठीक है, नेशनल सॉन्ग सिंग नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको अधिकार है कि आप नेशनल सॉन्ग नहीं सिंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसे ही ये प्रोटेस्टेंट इथिक्स होते हैं, ये कहते हैं वर्क इज़ वर्शिप, वर्क इज़ वर्शिप मतलब वर्क ही गॉड है और इसी को हमें मानना चाहिए, और जितना ज़्यादा हम वर्क करेंगे उतना गॉड खुश होगा। तो आप अक्सर देखेंगे प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बेवर के द्वारा लिखी गई। बेवर ने कहा था प्रोटेस्टेंट इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो वर्क को ही वर्शिप मानते हैं, जबकि हिंदू, मुस्लिम और अदर रिलीजन अमीर नहीं हो पाते क्योंकि वो अदर वर्ल्डली स्ट्रक्चर पर बिलीव करते हैं। अदर वर्ल्डली किसे बोलते हैं, देखो अदर वर्ल्डली बोला जाता है उस चीज़ को जो गॉड पे बिलीव करता हो, जो कहता हो इसके बाद दुनिया में स्वर्ग है, ये सब चीज़ें उसके द्वारा कही जाती हों। तो जेहोवा विटनेसेस की ये इम्पॉर्टेंट बात आप जान लीजिए। तो इसलिए डोमिनिक क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, डोमिनिक मार्टिन ने जो विटनेस दिया है, उसने कहा है कि मैंने ये ब्लास्ट किया है और ये जो है इनके खिलाफ किया गया। तो इससे रेडिकलिज्म साफ दिखता है। कोई भी सेक्ट जो है कुछ भी अगर करता है तो वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जेहोवा विटनेसेस के बारे में देखा कि वो क्या चीज़ मानते हैं, क्या चीज़ नहीं मानते हैं, कैसे क्रिश्चियनिटी से इवॉल्व हुए हैं।
आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे कौन कौन है। ऐसे ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट अक्सर आते रहते हैं, इससे क्या होता है हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है, अदर आर्टिकल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट से है। देखो ये चीज़ आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ये एक पहली बात आप जान लीजिए, ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1964 में बनाया था। 1964 में यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा इसे बनाया गया। ये चर्चा में इसलिए है आजकल क्योंकि इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, ए वर्ड ऑफ डेट। रिपोर्ट का नाम याद रख लीजिए, ए वर्ड ऑफ डेट। ये रिपोर्ट इनके द्वारा दी गई है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डेवलपिंग कंट्री क्या करती हैं, मोर डेट लेती हैं इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्री। आप जानते हैं डेवलपिंग कंट्री जो है मैक्सिमम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती हैं, ऐसे रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होती हैं जो जिनकी टेक्नोलॉजी मॉडर्न नहीं होती है। गवर्नमेंट को वेलफेयर पॉलिटिक्स रखना पड़ती है। क्यों रखना पड़ती है वेलफेयर पॉलिटिक्स? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन पुअर होती है। तो इसीलिए क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री डेट बर्डन सहती हैं, बहुत ज़्यादा डेट होता है। अब हम जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में। देखो इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है, ये आप याद रखना जिनेवा में है। ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, आप याद रखना परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1964 में बनाया गया था। इसके द्वारा जो रिपोर्ट्स दी जाती हैं वो हम देख लेते हैं। इसके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है वो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट दी जाती है, डिजिटल इकॉनमी रिपोर्ट दी जाती है। ये चीज़ आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट थी। कौन कौन सी रिपोर्ट दी जाती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा? एक ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ए वर्ड ऑफ डेट रिपोर्ट, डिजिटल इकॉनमी रिपोर्ट। ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो अगला आर्टिकल रिलेटेड है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, देखो 7th एडिशन इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भारत मंडपम दिल्ली में हुआ। कौन सा एडिशन? 7th एडिशन इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भारत मंडपम दिल्ली में हुआ। देखो ये लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम है एशिया की। मतलब इंडियन मोबाइल कांग्रेस में क्या होता है कि आप डिस्कस किया जाता है कि टेलीकॉम सेक्टर में हम कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं, हम इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मीडिया को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 7th एडिशन भारत मंडपम दिल्ली में हुआ, जो लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम है एशिया की। ठीक है, इसकी थीम थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। आपको याद रखना चाहिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस या इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होती हैं उसकी थीम यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती है। तो थीम क्या थी इसकी? थीम देख लेते हैं, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसकी थीम थी। ये स्ट्रेंथन करता है इंडिया की टेक्नोलॉजी को। जैसे अभी इसी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में मोदी जी ने इंस्टीट्यूट को एक चीज़ दी है जिसका नाम रखा गया है 5G यूज़ केस लैब। मतलब ये लैब जो है केस लैब्स, ये देख 5G यूज़ केस लैब, ये मोदी जी के द्वारा हमारे स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन को दी गई है। इसमें 5G से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में बच्चों के द्वारा इनोवेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को डिस्कस किया और इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस को डिस्कस किया कि कैसे इसका 7th एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ।
अगला आर्टिकल रिलेटेड है हमारा फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो आप फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सुना होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्यों रोल बहुत बड़ा प्ले करते हैं? क्योंकि ये क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग होती है, छोटे छोटे फार्म। देखो क्या होता है हमारे यहाँ इंडिया में स्मॉल फार्मिंग बहुत है, बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ना होने की वजह से क्या होता है, सुसाइड रेट बढ़ जाता है। तो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और एक बड़ा फॉर्म बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं, सब मिलकर फार्मिंग करते हैं। इसी को कहते हैं क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और मार्केट में जो प्रोड्यूस होता है उसको हेल्प करते हैं कि कैसे मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब स्मॉल फार्मर मार्केट में जाएगा 100 क्विंटल लेके तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। अगर यही क्लस्टर बना दिया जाएगा स्मॉल फार्मर्स का यहाँ पर, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। इसे बार्गेनिंग पावर बोलते हैं। बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी और जो है मार्केट कैप्चर करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से ये कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ पाई है वेजिटेबल और फ्रूट के एक्सपोर्ट पर। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है, तो हमने देखा कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, एक वॉलंटरी ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स मिल जाते हैं और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन मेक करते हैं और अपने सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन को स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना है। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हेंस की जा सकती है, इफ़िशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल रिसोर्सेज से। मतलब जितना सस्टेनेबल रिसोर्सेज होंगे उसके द्वारा ये प्रोडक्टिविटी इन्हेंस की जा सकती है। अब आप इसके रोल्स देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछ सकती है, मेंस में भी पूछ सकती है। रोल्स क्या है, आपसे यूपीएससी पूछ सकती है क्या रिड्यूस करेगा कॉस्ट को और इंक्रीज करेगा इनकम। ऑब्वियस सी बात है, जब हम बल्क में प्रोड्यूस करेंगे और हम क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग करेंगे तो हमारी कॉस्ट तो ऑब्वियस सी बात रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो हम इनपुट परचेज करेंगे, जो हमारे फर्टिलाइज़र परचेज किए जाएंगे बल्क में, तो वो हमें सस्ते मिलेंगे। आप याद रखना, कोई भी चीज़ इंडिया में हमने देखा है बल्क में लेते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। तो यही बात की गई है कि फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को जो रोल क्या है, वो रिड्यूस करेगा कॉस्ट को और इंक्रीज करेगा इनकम को। इंक्रीज कैसे इनकम करेगा, जब फार्म के प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे तो इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऑब्वियस सी बात है, जब हम क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग करेंगे तो हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब फार्म हाउस बड़ा होता है तो उसमें मशीनों का यूज़ ज़्यादा होता है, तो ट्रैक्टर का यूज़ होगा, इससे कॉस्ट भी कम आएगी। ठीक है, बहुत सारी एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंकेज है। अगर आप देखेंगे तो कैसे इनकम बढ़ रही है, अगर आप माइंड लगाएंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, ये स्पेशलाइज्ड फार्मिंग को जोड़ देते हैं। जैसे क्या है, काला नमक राइस जो है ये सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में बहुत होता है, तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग पे इन पर जोर दिया जाता है। जब स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होती है तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग से ऐसा क्या हो जाएगा कि उन्हें बेनिफिट मिलेगा। देखो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग से ये होगा कि आपने काला नमक राइस यूज़ किया, आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, बार्गेनिंग पावर आपके पास ज़्यादा है, तो आप जो काला नमक राइस प्रोड्यूस करेंगे डायरेक्ट आप इंडस्ट्री को दे सकते हैं और इंडस्ट्री इसे पैकेज कर मार्केट में बेच सकती है। तो इससे क्या होगा, एक ऐसी फार्मिंग को बल मिलेगा जो अलग अलग सेक्टर में स्पेशलाइज्ड होगी और इससे क्या होगा, जो हमारी इनकम है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगली बात क्या कही गई है, इन्होंने कहा है एड्रेस स्मॉल लैंड होल्डिंग। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। जब कलेक्टिव फार्मिंग होगी तो स्मॉल लैंड होल्डिंग को एड्रेस किया जाएगा। इनहेंस बार्गेनिंग पावर, ये हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। यूनिक रिकग्निशन कैसे होता है, जब आप अलग तरह का राइस प्रोड्यूस करोगे, अलग तरह की आम प्रोड्यूस करोगे, इससे क्या होगा कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, और जब
नाम होगा तो उसका रिकग्निशन होगा, और रिकग्निशन होगा तो आपसे डायरेक्ट लोग कांटेक्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी को तो एक्सेस कर ही लेते हैं, मैंने बता दिया। जब बड़ा फॉर्म होगा तो नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नई नई इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉय हैं वो आपसे मिलेंगे कि आप हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रेडिट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेनिंग देंगे। एक्सेस करने में इजी रहता है। आप देखो एक ये चीज़ यहाँ पर है, इसके चैलेंजेस में हम देखेंगे क्या होता है कि शुरू में क्या होता है, एक्सेस मिलता है। क्यों मिलता है? जब आप ज़्यादा लोग होंगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होने का मतलब आपके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा होगी, और बैंक को आप अच्छा क्रेडिट शो कर सकते हैं कि हमारे पास लैंड ज़्यादा है, आप हमें लोन दीजिए इस लैंड पर। तो ईजी एक्सेस हो जाता है क्रेडिट का, ठीक है। इंटरमीडिएटरी एलिमिनेट हो जाते हैं। जो इंटरमीडिएटरी होते हैं, देखो मंडी में आपने देखा होगा कुछ इंटरमीडिएटरी बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, आपसे कोई भी प्रोडक्ट लेके और मार्केट में बेच देते हैं। तो आप जो है वो घर चले जाते हैं, मगर आपको जो रेट है उसका सही नहीं मिल पाता। तो ये इंटरमीडिएटरीज जो होंगे ये ख़त्म हो जाएंगे। वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं। जब आपके पास बड़ी लैंड होल्डिंग होगी तो आप पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के जो हो जाते हैं उसको नहीं होने देंगे। आप क्या करेंगे, आप बड़ा क्लस्टर है, आप यहाँ पर प्रोसेसिंग सेंटर लगा लेंगे, सब फार्मर्स प्रोसेसिंग सेंटर लगा लेंगे, यहाँ पर विलेज के एम्प्लॉय काम करेंगे। यहाँ टमाटर का केचप बन सकता है, यहाँ पर बहुत सारी मतलब आलू को निकाला जा सकता है, उसे प्रोसेस करके या हाफ फ्राई करके उसे पैक करके बेचा जा सकता है। तो इससे क्या होगा, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। अगली चीज़ क्या है, कलेक्टिव स्ट्रेंथ, वो तो आपको पता ही है। मैनेजिंग प्राइस फ्लैक्चुएशन में मदद मिलेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अब ऑब्वियस सी बात है जब आप इतना बड़ा लैंड होल्ड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट आपसे कम्युनिकेट करना चाहेगी। वही न्यूट्रिशनल फोकस, अब आपके पास बड़ी लैंड होल्डिंग है तो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट संपर्क बिठाएगी और न्यूट्री रिच जो है एग्री प्रोडक्ट बनाएगी, जो आपका आहार से उपहार तक स्कीम में यूज़ होता है। अब इशू क्या फेस किए जाते हैं, देखो ये जो टॉपिक आपको इजी लग रहा है इसे लिखते समय इतना इजी नहीं होगा। तो मेरी आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि जो भी पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं उसे माइंड मैप की फॉर्म में आप ज़रूर नोट कर लें। इशू क्या है, इशू जो है ये क्या करते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता है। क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि फार्मर्स को ये दिक्कत आती है कि वो अपना ट्रेनिंग नहीं पा पाते हैं और लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इनएडुकेट प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। ट्रेंड रूरल मैन पावर इज स्कार्स, मतलब ट्रेंड नहीं हो पाते हैं लोग, ठीक है। वीक फाइनेंशियल होता है। वीक फाइनेंशियल क्या होता है, कभी कभी क्या करती है कि क्रेडिट का इशू निकल कर आता है। क्यों आता है, क्योंकि बैंकें लोन नहीं देती। बैंकें कहती हैं आपके जो मिनिमम शेयर होल्डर्स होना चाहिए, जो आपके मिनिमम लोग होना चाहिए वो 500 होना चाहिए, तो एक्सेस क्रेडिट का रह जाता है। मिटिगेशन रिस्क मैकेनिज्म, मतलब कोई भी ऐसी पॉलिसी डेवलप नहीं की गई है जो इनको रिस्क से बचाए। जैसे टमाटो फेल हो रहे हैं तो इनोवेशन हर कहीं हो, कहीं कहीं है, हर जगह नहीं है। एक्सेस और मार्केट का एक्सेस नहीं हो पाता है क्योंकि इनके पास इतनी कम्युनिकेशन पावर नहीं होती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इन एडुकेशन है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता और लैक ऑफ स्किल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया। हमने देखा कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, किस तरह से उनको एक्सेस की कमी मिलती है, कैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझते हैं और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ये चैलेंजेस हैं। मगर चैलेंजेस के अलावा इसमें हमने देखा कि बेनिफिट बहुत सारे हैं। तो इससे गवर्नमेंट से रिकग्निशन इन्हें मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलता है और क्रेडिट मिलता है, ठीक है। अगला आर्टिकल देखते रहते हैं हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। देखो आर्टिकल ये कह रहा है जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है वो हमारे माउंटेन के लिए अलग होना चाहिए, मतलब एक अप्रोच सभी जगह फिट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है राइटर के द्वारा जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है उसमें इवोल्यूशन आना चाहिए और माउंटेन एरिया के लिए वो अलग से डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका माउंटेन एरिया अलग से डिसाइड होगा तो उस केस में क्या होगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है उसको कंजर्व कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से बचा सकते हैं। तो इसी बारे में बात करते हैं। पहले हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट देख लेते हैं क्या होता है। देखो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की डेफिनीशन में इन्वायरमेंट तो आ ही रहा है, मगर ये यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट को देखते हुए,
ठीक है, कि आपके जो आप कोई भी इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हो किसी एरिया में, मान लो ये आपका उत्तराखंड है, अब उत्तराखंड में कहा कि हम इस एरिया में इंडस्ट्री लगाएंगे, सिडकुल बनाएंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, ठीक है। अब इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को दो कैटेगरी होंगी, एक ए एक बी। एक कैटेगरी ए होगी जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्निशन की ज़रूरत होगी, और बी कैटेगरी होगी जिससे पोल्यूशन कम होता है, जिससे रिस्क कम होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से स्टेबलाइज की जा सकती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में इंडस्ट्री स्टेबलाइज। अब इस इंडस्ट्री के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखे जाएंगे, सोशल इम्पैक्ट देखे जाएंगे और इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखे जाएंगे। ये किस तरह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पहुँचाएंगे, सोसाइटी को इम्पैक्ट पहुँचाएंगे और हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट पहुँचाएंगे। इस सब को देखते हुए हम क्या करेंगे, किसी इंडस्ट्री को रिकग्निशन देंगे। ये जो है देखो, इसका ओरिजिन 1970 में यूएसए में हुआ था, फर्स्ट टाइम नेपा ने इंट्रोड्यूस किया था यूएसए में। उसके बाद क्या हुआ, 1976-77 के करीब प्लानिंग कमीशन ने कहा कि रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है उसको इन्वायरमेंटली एग्जामाइंड किया जाना चाहिए, मतलब मैंडेटरी नहीं था, वॉलेंट्री था। 1976 से लेकर 77 तक ये वॉलेंट्री रहा। 1994 में EIA का नोटिफिकेशन आया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत EIA का नोटिफिकेशन आया और ये मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। जो शेड्यूल 1 में प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया, मतलब एक शेड्यूल बनाया। अगर हर चीज़ हर इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी कर दोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट शेड्यूल 1 में थे उसके लिए इसे मैंडेटरी कर दिया गया। 2006 में इसमें क्या हुआ, तब्दीली आई, अमेंडमेंट आया, और मैंने बताया दो कैटेगरी में ये बांट दिया गया, ए और बी। ए कैटेगरी में वो लोगों को रखा गया जो बहुत ज़्यादा रिस्क है एनवायरनमेंट का, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन चाहिए कि किस तरह से आप उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, स्कोपिंग करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस कैसे करेंगे और कैसे स्टेबलाइज करेंगे, और एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो तो पेड़ वगैरह कैसे लगाए जाएंगे। बी कैटेगरी में मैंने आपको बताया स्टेट की रिकॉग्निशन की ज़रूरत थी, स्टेट कैसे स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुए। देखो इसमें चैलेंजेस और रीज़न क्या है, ये चीज़ आप देख लो, क्यों जो है पहाड़ के लिए अलग कहा जा रहा है। नीड फॉर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन हिमालयन रीजन, क्या ज़रूरत है कि उसके लिए EIA अलग से होना चाहिए। देखो चैलेंजेस क्या है, रिकरिंग डिजास्टर। रिकरिंग डिजास्टर का मतलब होता है कि डिजास्टर बार बार आती है। देखो जो अनऑर्गेनाइज डेवलपमेंट हो रहा है पहाड़ों में, रोड बन रहे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जिन पर इन्वायरमेंटल एनालिसिस नहीं हो रहा है, डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि आए दिन क्या होता है, डैम जो बस्ट हो जाते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, हमारे लेक बस्ट हो जाते हैं, डैम को नुकसान होता है, तो उससे माउंटेनियस रीजन को अलग तरीके के चैलेंजेस फेस करना पड़ते। इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक अलग टाइप का EIA बनाना चाहिए। ये कहना वन साइज फिट ऑल की अप्रोच नहीं रखना चाहिए। वन साइज फिट ऑल की अप्रोच क्या होती है कि आपने सभी के लिए एक ही मॉडल दे दिया, भाई ये प्लेन एरिया में है, यहाँ भी EIA सेम है, आप अगर पहाड़ी एरिया में भी रख रहे हैं तो EIA सेम है। नहीं, राइटर का कहना है कि आप EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पहाड़ के लिए अलग रखिए, वन साइज फिट ऑल अप्रोच मत यूज़ करिए। इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे वर्ड याद नहीं रहते हैं, जब हम मेंस में लिखते हैं तो ये राइटर को वर्ड बहुत पसंद आते हैं। वन साइज फिट अप्रोच, ठीक है। अनसस्टेनेबली और ग्रेडेड अप्रोच, मतलब ऐसी अप्रोच रखिए जो ग्रेडेड हो। मतलब ग्रेडेड का मतलब वही है कि पहाड़ी एरिया पर जा रहे हैं तो रिस्क कितना है, इंडस्ट्री कैसी है, वही। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, वही बात की गई है कि आप जानते ही हैं हिमाचल में अभी सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो क्राइसिस आया उसमें बहुत सारे राइटर्स ने कहा कि यहाँ पर अनप्लान डेवलपमेंट हुआ। इस अनप्लान डेवलपमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एसेस करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम,
डैम का कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करके करना चाहिए। इकोलॉजी अंडर स्ट्रेस क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इकोलॉजी अंडर स्ट्रेस आ जाती है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से, यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और ये चीज़ें बताई गई कि 2006 में कैसे अमेंडमेंट हुआ, जो मैंने आपको ऊपर बताया। इसमें बताया गया है कि कैसे कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में तब्दील कर दिया गया, और 2006 के नोटिफिकेशन में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दी गई। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम जानते हैं कि पार्ट 2, हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो है वो रिलेटेड है सिटीजनशिप से। पार्ट 2 में हमारे आर्टिकल आते हैं 5 से लेकर 11 तक। तो आज हम आर्टिकल 5 को डिस्कस करेंगे। देखो, पार्ट 2 में बताया गया है कि जो हमारा सॉवरेन स्टेट है, इसके सिटीजन ऑफ नेशन हैव स्पेसिफिक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेसिफिक सिविक मतलब सिविल एंड पॉलिटिकल राइट दिए हैं हमारे सिटीजन को। तो सिटीजनशिप जो है वो हमारे, देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता होगा मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं बता रहा हूँ। पहली चीज़ मैंने बताई, जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। दूसरी चीज़ बताई कि जो हमारे सिटीजन होते हैं उन्हें सिविल और पॉलिटिकल राइट होते हैं, जो हमारे नॉन सिटीजन को नहीं होते हैं, जो एलियन नेशन को नहीं होते। एलियन नेशन वो होते हैं जिनसे हमारा कभी कन्फ्लिक्ट हुआ होता है, जैसे चाइना हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर लो, जो सिटीजनशिप है वो सिटीजनशिप जो है वो लिस्टेड है हमारे यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में लिस्टेड है। यूनियन लिस्ट में बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास सोल राइट है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर को सॉल्व कर सकती है। मतलब स्टेट का कोई भी से नहीं है इसमें। कोई भी से का मतलब है कि कुछ भी स्टेट नहीं कह सकती। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने जानी कि सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट यूनियन लिस्ट में है और ये पार्लियामेंट इसका सोल अधिकार है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप जान लो, जो सिटीजन है, सिटीजन वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन किया गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन को डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, ये चीज़ हमने जान ली। ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी, कैसे वो सिविल और पॉलिटिकल राइट सिटीजनशिप को दिया जाता है, एलियन नेशन को नहीं दिया जाता। देखो, जो सिटीजनशिप है वो 2 बेसिस पर ग्रांट की जाती है। एक होता है जुस सोली, एक चीज़ आप ये नोट कर लो, और एक होता है जुस सैंग्यूनिस। ये देखो, मुझे याद आ रहा है, अगर कोई गलती हो जाए तो आप एक बार देख लेना। एक होता है जुस सोली और एक होता है जुस सैंग्यूनिस। तो जुस सोली जो होता है वो कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने किस में एक्सेप्ट किया था, हमारी इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, जो मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी। आप जानते होंगे आज़ादी से पहले मोतीलाल नेहरू एक कमेटी बनी थी 1928 में। इस 1928 की कमेटी ने कहा था कि हम जुस सूली कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करेंगे। जुस सूली कॉन्सेप्ट क्या है, बाई बर्थ प्लेस, मतलब सिटीजनशिप हम बेस्ड होगी बाई बर्थ प्लेस पर। ठीक है, जबकि जुस सैंग्यूनिस क्या है, ये ब्लड पर आधारित है। ब्लड कैसे, आपका ब्लड टाइज क्या है, मतलब आप यहाँ से हैं, आपका ब्लड टाइज देखा जाएगा। तो कहा गया ब्लड टाइज क्या हो जाएगा, एक रेशियल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। जबकि बर्थ प्लेस के आधार पर हमने एक्सेप्ट किया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने रेशियल कॉन्सेप्ट जुस सैंग्यूनिस को एक्सेप्ट नहीं किया और जुस सूली को एक्सेप्ट किया, और बर्थ प्लेस के आधार पर हमने सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज की। देखो, अगली चीज़ आप यहाँ जान लीजिए, मैंने आपको बताई है कि आर्टिकल 5 का आज मैं डिस्कस करने को कह रहा हूँ। तो आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है, सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस किया गया। कमेंस कब किया गया, आप जब भी कमेंसमेंट वर्ड सुनेंगे, देखो एक बार लिख देता हूँ इसे मैं, कमेंसमेंट। जब भी आप कमेंसमेंट वर्ड सुनेंगे तो उसका मतलब है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया। 26 जनवरी 1950 से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस किया गया उस टाइम पर सिटीजनशिप कैसे थी। तो आर्टिकल 5 कहता है
आर्टिकल 5 के द्वारा एक चीज़ कही जाती है कि आपको 2 कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। इस केस में 2 कंडीशन क्या? पहली चीज़, आपके पास इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए। देखो डोमिसाइल का केस पहले आप समझ लेते हैं। डोमिसाइल एक डीपी जोशी वर्सेस डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत, मतलब डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत केस था। एक मध्य भारत उस टाइम एमपी को कहा जाता था। उस केस में कहा गया कि आप मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं, आपका इंटेंशन है कि मैं आगे भी दिल्ली में ही रहूँगा और यहीं पर रहकर मैं अपना काम करूँगा, तो आपका ये डोमिसाइल हो जाएगा। आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन है मैं दिल्ली में रहकर यहीं पर काम करूँगा, यहीं फैमिली बसाऊँगा, तो आपका ये डोमिसाइल हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिका में काम करने गए हैं 5 साल के लिए, तो आपका इंटेंशन है कि मैं यहाँ पर कभी नहीं रहूँगा, डोमिसाइल ये आपका नहीं कहलाएगा और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में। तो इस तरह से डीपी जोशी के केस में डोमिसाइल को डिफाइन किया गया, बताया गया कि डोमिसाइल आपका क्या होता है। डोमिसाइल एक परमानेंट स्टेटस होता है। और इस डीपी जोशी केस में यह भी बताया गया कि कोई भी बंदा है उसके ऑल ओवर इंडिया, मतलब हमारा प्यारा भारत, जो पूरा प्यारा भारत है, इसमें ऑल ओवर इंडिया एक ही डोमिसाइल चाहिए, 1 डोमिसाइल ओनली। आपको ज़्यादा डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, हर स्टेट का अलग डोमिसाइल नहीं होता है। आप याद रखिए, आप जहाँ रह रहे हैं, आपका इंटेंशन है यहाँ रहने का, आप बहुत सालों से रह रहे हैं और रहना चाहते हैं, घर भी ले लिया है, तो उस केस में वो जगह डोमिसाइल कहलाती है। अब मैंने आर्टिकल 5 को जिक्र कर रहा था, तो आर्टिकल 5 में 2 कंडीशन होती है। पहली बात, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए। एंड करके वर्ड आया, ये 3 कंडीशन ए, इनमें से एक होना चाहिए। या तो आप इंडिया में बॉर्न हुए होना चाहिए, बी या तो और करके है, ये और का मतलब होता है या, एक कंडीशन ये, या फिर ये एक कंडीशन ये, तो कंपलसरी है डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्लस करके या तो ए होना चाहिए आपके पास और बी होना चाहिए। बी का क्या मतलब है? बी का मतलब है आपके पेरेंट बॉर्न हुए हों इंडिया में, और सी का मतलब क्या है कि आपके पास आप 5 साल, जब कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप 5 साल इंडिया में रह चुके हो। ठीक है। आर्टिकल 5 मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया। और इंडियन की सिटीजनशिप पाने के लिए जब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 26 जनवरी 1950, तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपके पास 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहली कंडीशन मैंडेटरी है, डोमिसाइल होना चाहिए। एंड करके 3 कंडीशन बताई गई, इसमें से एक कंडीशन होना चाहिए, या तो आप इंडिया में बॉर्न हुए होना चाहिए, या आपके पेरेंट बॉर्न इंडिया में हुए हों, या तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास 5 साल आप कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले रह चुके हैं। तो इस तरह से आज हमने आर्टिकल डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।